हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था साझेदारी की परिभाषा क्या होती है, उसका अर्थ देखा था और फिर उसकी विशेषताएं हमने जानी थी। आज के वीडियो में हम साझेदार के अधिकार के बारे में जानेंगे और एक फर्म में जो पार्टनर होता है उसकी क्या योग्यता और शर्तें होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साझेदार के अधिकार क्या होते हैं। पहला, व्यापार संचालन में भाग लेने का अधिकार। साझेदार जो फर्म में एक मेंबर होता है वह व्यापार संचालन में भाग लेने का अधिकार रखता है। यानी कि जैसे ही एक फर्म में कोई पार्टनर आता है उसका अधिकार क्या होता है, उसमें भाग लेने का। जो भी पार्टनर रहेगा वह संचालन में भाग ले सकता है। सेकेंड है परामर्श सलाह देने का अधिकार। परामर्श या सलाह देने का अधिकार, इसका अर्थ है कि जो साझेदार फर्म में आता है उसे फर्म के कार्यों के लिए या फर्म में कोई भी जो निर्णय लिए जाने वाले होते हैं उसमें अपना मत देने का पूर्ण अधिकार होता है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मत देने से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकता या रोक नहीं सकता। थर्ड है निरीक्षण का अधिकार। यहाँ पे किसका निरीक्षण का अधिकार? जो फर्म में बहियां होती हैं, बहियां का मतलब बुक्स होती है, जो रजिस्टर है, जो बुक्स रखी जा रही हैं, वो देखने का अधिकार हर एक पार्टनर का होता है। उसकी फोटोकॉपी भी ले सकते हैं। जो चाहे पार्टनर वो फोटोकॉपी उसका ले सकता है। किताबों का, जिस किताब का भी वो जांच करना चाह रहा है या फिर प्रतिलिपि चाह रहा है ले जाने के लिए, अपने साथ बाहर ले जाने के लिए, तो वो बिल्कुल उसको अधिकार है प्रतिलिपि को लेने का। लाभ हानि में अधिकार। हर एक पार्टनर जो फर्म में एक सहभागी होता है वह लाभ या हानि में अधिकार रखता है। केवल लाभ में ही भागीदार होने का नहीं होता अधिकार, उन्हें हानि में भी पूर्ण भाग उसका जो शेयर है उसमें वहन करना पड़ता है। फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। यहाँ पर फर्म, कल मैंने आपको बताया था कि फर्म से क्या आशय है, साझेदार मिलकर जिस व्यवसाय को चलाते हैं वो एक नाम के तहत चलाते हैं उसको, और उस नाम को फर्म का नाम कहा जाता है। वो फर्म मानी जाती है, वह संस्था जो कि पार्टनर्स के द्वारा चलाई जा रही है। तो इस फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार किसको होता है? ये पार्टनर को होता है। यानी मान लीजिए ए ने 50,000 रुपीज लोन दिया। किसको लोन दिया? फर्म को लोन दिया। कभी ऐसी स्थिति आ गई थी कि फर्म के पास नगद राशि नहीं थी, तो ए अपने घर से 50,000 रुपए लाता है अपनी तरफ से और वो फर्म को उधार दे देता है। तो यहाँ पर जो 50,000 रुपए की राशि है ये किसके द्वारा दी गई मानी जाएगी? ये ए के द्वारा दी गई मानी जाएगी। ए ने फर्म को दिया है तो इस राशि पर ए ब्याज प्राप्त करेगा, यह उसका कानूनन अधिकार है। यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ए ने अपने ही फर्म को तो दिया है तो फिर ब्याज कैसा देना, बिल्कुल नहीं। ए, उसका व्यक्तित्व अलग है और उसका जो फर्म है वो अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। तो यहाँ पर ए व्यक्तिगत रूप से 50,000 रुपए जो दिया है फर्म को, उस पर ब्याज पाने का वो अधिकार रखता है। तो इसी को कहा गया है फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार। इसके बाद है आपात स्थिति में अधिकार। आपात स्थिति में अधिकार का मतलब ये कि कभी कोई अप्रत्याशित स्थिति आ जाती है फर्म में, तो उस स्थिति में पार्टनर अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी कार्य करेगा उसको उचित माना जाएगा। तो आपात स्थिति में अधिकार, कार्य करने का जो अधिकार है वो पार्टनर्स को मिला हुआ है। फिर है नए साझेदार के प्रवेश पर रोक। यहाँ पर ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं, तो मान लीजिए डी जो सी का परिचित है, डी नामक व्यक्ति उसको सी लाना चाह रहा है लेकिन वह नहीं ला पाएगा। क्यों नहीं ला पाएगा? क्योंकि अभी उसको ए और बी से परमिशन लेना बाकी है। यदि ए और बी में से दोनों ने मना कर दिया डी को आने के लिए तो सी नहीं ला पाएगा।
क्योंकि यह नियम है, अधिनियम में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि कोई नया साझेदार प्रवेश करना चाहता है तो पुराने जितने भी पार्टनर्स हैं सभी की सहमति होनी चाहिए, तभी नया पार्टनर जो है वो प्रवेश ले पाएगा। यदि पुराने पार्टनर्स में से एक भी पार्टनर्स ने उसको आने के लिए रोक दिया तो वहां पर वो नया साझेदार जो है फर्म में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये नए साझेदार के प्रवेश पर रोक का अधिकार मिला हुआ है पार्टनर्स को। नेक्स्ट है अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। अवकाश ग्रहण करने का अधिकार का तात्पर्य है कि यदि जो पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर जितने भी हैं, उसमें से कोई भी एक किसी कारणवश फर्म को छोड़ना चाहते हैं या कार्य नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको अधिकार मिला हुआ है कि छोड़ने के पहले वो उचित प्रकार से जो नियम है उसके तहत वो नोटिस दे, बाकी पार्टनर्स को बताए और कुछ निश्चित अवधि जो होती है उसके पहले वो नोटिस दे और उसके बाद ही फर्म को उनको छोड़ने का अधिकार मिलता है। तो इस प्रकार से अनुमति मिलती है। अधिकार का मतलब उसको फर्म को छोड़ने की अनुमति उनको बाद में मिलेगी। सारा जो पेंडिंग काम है उनको क्लियर करना पड़ता है। जो भी डिसीजन है वो अकेले का नहीं होता। अवकाश ग्रहण करने का जो उसका जो निर्णय है वो उसका रहेगा, लेकिन जो अवधि है, एक अवधि देनी पड़ती है उसको छोड़ने के पहले, ताकि जितने भी पेंडिंग काम है फर्म में वो निपटाए जा सके उसको छोड़ाने के पहले। तो ये है साझेदार के अधिकार, और इसमें से कोई भी अगर आपको पॉइंट में डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, उसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर इसके बाद है साझेदार बनने की योग्यता एवं शर्तें। साझेदार बनने की योग्यता एवं शर्तें में पहला है वह वयस्क व्यक्ति हो। यहाँ पर वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? वह पार्टनर के लिए प्रयोग किया गया है, या जो फर्म में साझेदार बनना चाहता है उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो साझेदार जो बनना चाह रहा है वह वयस्क व्यक्ति होना चाहिए। वयस्क व्यक्ति का मतलब ये है कि उसकी जो आयु है वह 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि क्या 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति या जो पर्सन है वो उसमें भाग ले सकता है कि नहीं, इसकी गतिविधियों में फर्म में साझेदार बन सकता है नहीं या नहीं? तो इसका उत्तर यह है कि 18 वर्ष से कम उम्र का जो व्यक्ति है वह फर्म में साझेदार तो बन सकता है, लेकिन केवल लाभ में ही बनेगा, केवल लाभ प्राप्त ही करेगा वो। और ऐसे दशा में यदि बनाना जरूरी है 18 वर्ष से कम व्यक्ति को उसमें पार्टनर, तो केवल प्रॉफिट में ही उसको शेयर दिया जाएगा। लॉस अगर कोई होता है तो उसमें उसका शेयर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पहली जो शर्त पढ़ेंगे वह वयस्क व्यक्ति होना चाहिए। जनरली यही माना जाता है कि पार्टनर जो बनेगा वो 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति बने। सेकंड, स्वस्थ मस्तिष्क का हो। यहाँ पर स्वस्थ मस्तिष्क का तात्पर्य है वह जो पार्टनर बनना चाह रहा है व्यक्ति वो मेंटल एबिलिटी वाला हो, बिल्कुल उसकी मेंटल स्टेटस जो है वो बिल्कुल उचित अच्छी हो, स्वस्थ हो, किसी भी प्रकार का मानसिक रोगी ना हो या कोई बीमारी उसे ना हो। थर्ड है वह राजनियम के तहत अनुबंध करने के अयोग्य घोषित ना हो। यहाँ पे राजनियम का तात्पर्य है जो विधान है, देश का जो नियम है, कानून है, उसके तहत कोई व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न किया गया हो, उसे अयोग्य न ठहराया गया हो कभी भी। अनुबंध करने के लिए अयोग्य अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो वो पार्टनर बन पाएगा। यदि उसे किसी भी कारणवश अनुबंध करने या समझौता करने के अयोग्य समझा जा रहा है तो वह व्यक्ति पार्टनर नहीं बन पाएगा, वो अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखा साझेदार के अधिकार कितने होते हैं, सारे पॉइंट्स को हमने डिटेल में जाना, और साझेदार बनने की योग्यता एवं शर्तें क्या होती हैं ये जाना हमने। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आते ही हैं, इसमें 1 या 2 नंबर का या दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप इस दोनों टॉपिक को लेके आप अपने नोट्स बनाइए, तैयार करिए, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साझेदारी संदेह। तब तक के लिए नमस्कार।